अगस्त 1945 कोरियन पेनिनसुला पर जो पावर का खेल शुरू हुआ था वो अब अपने पीक पर था। एक तरफ सोवियत यूनियन तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों अपने अपने आइडियोलॉजीज का परचम लहराने को तैयार। नतीजा, अखंड कोरिया अब दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। ये सिर्फ एक मिट्टी का बंटवारा नहीं था, बल्कि दुनिया के दो सुपर पावर्स के दरमियान होने वाली कोल्ड वॉर का पहला मैदान यही बनने वाला था, और कोरियन पेनिनसुला उस खेल का सबसे बड़ा कैजुअल्टी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पे था। जापानीज किंगडम अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, और इसी के साथ कोरिया 35 साल बाद जापानीज किंगडम के शासन से मुक्त होने वाला था। प्रॉब्लम यह था कि कोरिया में कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं था जो जापानीज के जाते ही सरकार बना सके। जो सरकार बनाने का क्लेम कर रहे थे, अधिकतर तो चाइना, मंचूरिया, जापान, यूएसएसआर और यूएस में एग्जाइल में रह रहे थे। अब इनमें से जो सरकार बनाना चाहती थी वो दो कैटेगरीज में बंट गई। एक गुट था मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरीज का, जिन्होंने चाइनीज गेरिला आर्मी में रहकर जापान से लड़ा था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका इंस्पिरेशन था यूरोप, जापान और अमेरिका। 1945 से 1948 तक सोवियत यूनियन अपने आर्मी और प्रॉक्सीज के जरिए नॉर्थ कोरिया पर एक कम्युनिस्ट शासन का विस्तार कर चुका था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में एक मिलिट्री गवर्नमेंट का गठन किया गया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा समर्थन प्राप्त था। एक तरफ जहां सोवियत के कम्युनिस्ट पॉलिसीज नॉर्थ कोरिया के लेबर और किसानों के बीच काफ़ी फेमस हुआ, वहीं अधिकतर मिडिल क्लास, जिसे बढ़ती हुई इकोनॉमी का बैकबोन कहा जा सकता है, वो साउथ की तरफ चला गया। इसी दौरान साउथ कोरिया के यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट ने एंटी कम्युनिस्ट और राइट विंग नैरेटिव को मजबूती से अपनाया और अपने लोगों के दिलों में एक नए लक्ष्य और एक नई कोरिया की तस्वीर बनाने की कोशिश की। एक तरफ मजदूरों का संघर्ष तो दूसरी तरफ मिडिल क्लास की उम्मीद। कोरिया के दो हिस्सों के बीच आइडियोलॉजीज का ये टकराव गहरा होता चला गया। उन्नीस सौ 46 से ही साउथ कोरिया ने एक पुलिस रिजर्व बनाना शुरू कर दिया था, और दिसंबर 1948 में द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की स्थापना हो चुकी थी। मगर इन सब के बावजूद जब तक कोरियन युद्ध शुरू होता है, यूएस फोर्सेस कोरिया से वापस जा चुकी थी, और साउथ कोरिया के पास मामूली हथियार से लैस सिर्फ 98,000 ट्रूप्स मौजूद थी। इन्हें ट्रेन करने के लिए यूएस ने 500 सैनिक यूएस मिलिट्री एडवाइजरी ग्रुप के रूप में छोड़ गई थी। जिस आइडियोलॉजी को बेस बना के नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ था, ये तो तय था कि विस्तारवाद उसका एक बड़ा लक्ष्य होगा ही। जाहिर सी बात है, साउथ कोरिया के कंपैरिजन में नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री प्रिपरेशन कहीं ज़्यादा विशाल था। साउथ कोरिया को कुछ इकोनॉमिक और मिलिट्री एड तो ज़रूर मिला, मगर यूएस की तरफ से कमिट किया गया मिलिट्री असिस्टेंस सही समय पे नहीं पहुंच पाया, और यही वो वजह है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो साउथ कोरिया अंडर प्रिपेयर्ड था। अगस्त 1946 में नॉर्थ कोरियन आर्मी की प्रतिष्ठा होती है, जिसका नाम फरवरी 1948 में बदल के कोरियन पीपल्स आर्मी कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया से रिक्रूट करके लोगों को स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूएसएसआर भेजा जाने लगा। मार्च 1949 में सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया के साथ एक रेसिप्रोकल एड एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके तहत यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। 1949 से 1950 के दौरान चाइना अपने आर्मी से 12,000 कोरियन ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया ट्रांसफ़र करता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि जून 1950 आते आते नॉर्थ कोरिया का टैंक ब्रिगेड सहित 1,35,000 का एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तैयार हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्थ कोरिया का लक्ष्य विस्तारवाद का था, और इसलिए वो साउथ कोरिया के मुकाबले ट्रेनिंग और वॉर इक्विपमेंट में कहीं ज़्यादा तैयार था।
25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया।